Hey everyone, my name is Dhruv and you are watching Bravi Learning। आज है हमारा डे 23 इन हाउ टू स्टार्ट विद पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऊप्स कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं एक्चुअली, ठीक है। सो ऊप्स का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, या फिर हम यूं कहें कि पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस तरीके से की जाती है, वो चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ऊप्स इज अ वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक रियल लाइफ, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करके जिन प्रोग्राम्स को क्रिएट करते हैं वो हमारे ऊप्स के अंदर में आते हैं। मतलब कि अभी तक जैसे हम लोगों ने लिस्ट पढ़ा है, डिक्शनरीज पढ़ा है और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई, ठीक है। सो लिस्ट भी आपका एक ऑब्जेक्ट है, डिक्शनरीज भी आपकी एक ऑब्जेक्ट है। तो हमने काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ें कर रखी हैं ऑलरेडी, ठीक है। बट हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे हम एक्चुअली में क्लासेस क्रिएट करते हैं, कैसे हम उन क्लासेस को ऑब्जेक्ट से रिलेट करते हैं और ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम समझने वाले हैं इसके अंदर। अब आपका सवाल होगा कि हम ऊप्स पढ़ते क्यों हैं, क्या ज़रूरत है हमें पढ़ने की, ठीक है। सो इन सिंपल प्रोग्राम्स वी राइट वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। जहाँ पे हम सिंपल प्रोग्राम्स अभी तक कर रहे थे, हम वेरिएबल्स का यूज़ कर रहे थे, हम फंक्शंस का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। बट व्हेन प्रोग्राम बिकम बिग, थिंग्स बिकम कंफ्यूजिंग, डिफिकल्ट एंड हार्ड टू अपडेट, ठीक है। जैसे जैसे प्रोग्राम्स बड़े होते जाएंगे, ठीक है। अभी तक हमने जो प्रोग्राम्स किए वो 10 लाइन, 20 लाइन, 25 लाइन ऐसे थे, ठीक है। 10,000 लाइन, 20,000 लाइन्स ऑफ कोड्स जब आप देखोगे ना, वहाँ पे अगर आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग यूज़ करोगे, जो अभी तक हमने फंडामेंटल्स पढ़े हैं, अगर आप उन्हें यूज़ करोगे तो आपको भी समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। आपने वो प्रोग्राम करके किसी और को पास किया आगे सही करने के लिए, उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए, तो आपने जिसको कोड दिया है उसको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। बड़े कोड्स सिंपली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएंगे, डिफ़िकल्ट हो जाएगा उन्हें मैनेज करना, उनमें एरर्स को रेक्टिफाई करना और उन्हें अपडेट करना, ठीक है। इस वजह से हम ऊप्स कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते हैं। ऊप्स क्या करता है? स्ट्रक्चर देता है, रीयूजेबिलिटी इंप्रूव करता है और मेंटेनेंस को ईजी करता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से ही यहाँ पे चीज़ों को करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप अभी नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। धीरे धीरे करके हम इसके अंदर डाइव इन करते हुए चलेंगे, ठीक है। अभी बेसिक से कॉन्सेप्ट यही है कि ऊप्स में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करके प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। परफेक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की, क्योंकि ऊप्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। अब क्लास क्या होता है? अब ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। क्लास एक टेम्पलेट या फिर ब्लूप्रिंट की तरह होता है जिसका यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक स्कूल है, ठीक है, और उस स्कूल का एक स्टूडेंट है, तो जो स्टूडेंट है वो स्कूल का ऑब्जेक्ट है। स्कूल क्या है? क्लास, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास मेजर एंटिटी है, ठीक है, ब्लूप्रिंट है, टेम्पलेट है, और जो स्टूडेंट है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है इस क्लास का, ठीक है। डिफाइंस द एट्रीब्यूट्स, डेटा एंड मेथड्स, फंक्शंस दैट एन ऑब्जेक्ट विल हैव। जैसे कि स्कूल के अंदर स्टूडेंट पढ़ाई करेगा, कब पढ़ाई करेगा, कौन कौन से क्लासेस होंगी उसकी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसे पढ़ने हैं, उसका टीचर कौन है, ये सारी चीज़ें क्लास डिसाइड करता है, यानी स्कूल डिसाइड करता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से क्लासेस के अंदर एट्रीब्यूट्स यानी जो भी डेटा है, मेथड्स जो भी फंक्शंस हैं, इनको कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करेगा, कैसे यूज करेगा, वो सारी चीजें क्लास डिफाइन करती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्लास को क्रिएट करने का क्या तरीका होता है? सिंपली आपको क्लास कीवर्ड यूज करना है और उसके बाद क्लास का नेम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लास क्रिएट कर रखी है, क्लास स्टूडेंट। हम चलते हैं प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे और वहां पे देखते हैं कैसे हम क्लासेस को क्रिएट करते हैं। तो आपको क्लास क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्या लिखना है? सबसे पहले क्लास, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी क्लास का नेम लिखना है, ठीक है। देखो, स्टैंडर्ड तरीका यह है कि जब भी आप क्लास का नेम डिफाइन करोगे तो हमेशा कैपिटल लेटर से डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। बट अगर आप स्मॉल से भी करते हो तो कोई ऐसा इशू नहीं है, बट स्टिल ऑलवेज ट्राई टू डिफाइन द नेम ऑफ द क्लास विद द कैपिटल लेटर, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द कैपिटल लेटर। अब हमने यहाँ पे क्लास बना ली, ठीक है। क्लास के अंदर हमको क्या करना है? यहाँ पे देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास के अंदर क्या किया गया है? फंक्शन लिखा गया है एक, और उस फंक्शन के अंदर एक कीवर्ड का यूज किया गया है, सेल्फ कीवर्ड। देखो अभी मैं समझाता हूँ कि कैसे काम हो रहा है। यहाँ पे क्लास बनाया हमने इसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट करना है। फंक्शन हम डेफ कीवर्ड का यूज करके करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, स्टड नाम का हमने फंक्शन बनाया, ठीक है, और फंक्शन के अंदर हमें
सेल्फ कीवर्ड डिफाइन करना है, ठीक है। जब भी हम पाइथन के अंदर क्लासेस क्रिएट करते हैं तो हम सेल्फ कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब क्लासेस में जब भी फंक्शंस क्रिएट करते हैं तो हम सेल्फ कीवर्ड का यूज करते हैं। हम क्यों यूज करते हैं सेल्फ कीवर्ड का, ये मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे हम क्या प्रिंट करवा लेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम प्रिंट करवा लेते हैं हेलो, ठीक है। अब अगर मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना हो, ठीक है, देखो क्लास हम लोगों ने बना ली है, क्लास इतना ही है, ठीक है। क्लास क्यों बनाते हैं, क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास लिखते हैं, ठीक है, सिंपल क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे, देन हम क्लास का नेम रखेंगे, जो भी हमें नेम रखना होगा स्टार्टिंग फ्रॉम कैपिटल लेटर। उसके बाद हम उसके अंदर जो भी चाहे हम डिफाइन कर सकते हैं, हम कोई फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, व्हाटएवर कोड जो भी हमको लिखना है वो हम क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई बात क्लास की। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट में सबसे पहले क्लास तो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास के बिना हम ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट ही नहीं होगा तो हम उसके अंदर के इंस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे। तो ऑब्जेक्ट होता क्या है पहले समझते हैं। ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास, यानी क्लास के अंदर इसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। चाहे आपको ऑब्जेक्ट बोला जाए चाहे आपको इंस्टेंस बोला जाए, एक ही बात है। रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक एंटिटी क्रिएटेड यूजिंग द क्लास ब्लूप्रिंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये एक स्पेसिफिक एंटिटी होती है जिसको क्लास के अंदर क्रिएट किया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्लास स्टूडेंट बनाई गई, ठीक है। उसके अंदर हमने एक मैसेज डाला डिफाइन, अब यहाँ पे शो मैसेज लिखा हुआ है, हमने लिखा है डिफाइन स्टूडेंट, ठीक है। देन प्रिंट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इज वर्किंग, और हमने क्या प्रिंट करवाया है, हेलो, ठीक है। सो ये हो गई हमारी क्लास। अब हम क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, s1 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट, s2 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट। इस तरीके से हम यहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने s1 क्रिएट किया, और पहले तो हमने डिफाइन किया कि जो हमारा s1 स्टूडेंट जो हमने क्रिएट किया है वो हमारी स्टूडेंट क्लास का है। तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि ये जो है s1 हमारा, ये किस क्लास से बिलोंग करता है, स्टूडेंट क्लास से, ठीक है। ये रही हमारी स्टूडेंट क्लास, इससे बिलोंग करता है, ठीक है। एक और बनाते हैं, चलो अभी एक ही स्टूडेंट बनाते हैं, ठीक है। एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे s1 नाम का। अब हमें क्या करना है, हमें कॉल करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे s1 डॉट स्टड लिखेंगे, ठीक है, तो क्या कॉल होगा, ये जो हमारा फंक्शन इस क्लास के अंदर है ये फंक्शन कॉल होगा और हेलो प्रिंट होगा, ठीक है। प्रिंट कराते हैं, देखो हेलो प्रिंट हो रहा है। अब मैं बताता हूँ कि मैंने सेल्फ कीवर्ड का क्यों यूज किया था, ठीक है। सेल्फ रिफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, सेल्फ डिफाइन करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, ठीक है, या जो भी ऑब्जेक्ट करंट टाइम पे क्लास के साथ एसोसिएटेड है या क्लास को यूज कर रहा है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर किस डेटा को ट्रांसफर करना है या किस डेटा को पास करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज पाइथन मस्ट नो विच ऑब्जेक्ट इज यूजिंग द फंक्शन, क्योंकि पाइथन को पता होना चाहिए कि कौन सा वो ऑब्जेक्ट है जो फंक्शन को यूज कर रहा है करंट टाइम पे, ठीक है। सो जब भी हम यहाँ पे सेल्फ लिखते हैं ना, तो इसका मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट है s1, ठीक है, और वो स्टूडेंट क्लास के साथ अटैच्ड है और वो स्टूडेंट क्लास के अंदर किसी फंक्शन को यूज कर रहा है जिसका नाम है स्टड, ठीक है। सो उस फंक्शन को वो यूज कर रहा है, तो उस फंक्शन की जो वैल्यू है जो कि है प्रिंट हेलो, ये वैल्यू पास होनी है s1 के अंदर, ये डिफाइन करेगा सेल्फ। अगर मैं यहाँ पे सेल्फ यूज नहीं करूंगा सो इन दैट केस यहाँ पे एरर आ जाएगी। इस वजह से हम जब भी क्लासेस क्रिएट करते हैं और उसके अंदर जब भी हम फंक्शन क्रिएट करते हैं और उन फंक्शन की वैल्यूज को अगर हमें पास करना है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो हमें सेल्फ कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि क्लासेस कैसे बनती हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ठीक है, और क्लासेस का डेटा ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर या पास कैसे होता है, ठीक है। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वी हैव टू कॉल सेट डेटा मैनुअली एवरी टाइम, so to avoid this we use constructors. Constructor is a function that runs automatically when an object is created. देखो थोड़ा सा आप पीछे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, जब हम कंस्ट्रक्टर यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर यूज नहीं कर रहे हैं, अभी मैं बता दे रहा हूँ। देखो कोड को देखो, क्लास स्टूडेंट, हमने क्लास बनाई, हमने उसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया जिसमें हमने सेल्फ कीवर्ड यूज किया ताकि इस फंक्शन की जो भी वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट तक जा सके, ठीक है। फिर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट के अंदर हमने मैनुअली प्रिंट करवा लिया जो भी हमारा फंक्शन था, ठीक है। हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, देखो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है s1 के अंदर हमने डिफाइन किया कि s1 हमारा स्टूडेंट क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है।
फिर हमको S1 से जो भी डेटा चाहिए था हमने मैनुअली उस डेटा को फेच कराया, उस फंक्शन को S1 के साथ एसोसिएट करके हमने रन करवाया, ठीक है। बट जब भी हम कंस्ट्रक्टर्स की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्टर में हमें ये चीजें नहीं करनी पड़ती, ठीक है। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली रन हो जाता है जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। फिर से समझो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये फंक्शन रन नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको बैक कर दूं, ठीक है, इसको हटा दूं और इसको रन करूं डायरेक्टली, तो कुछ भी नहीं आ रहा। मतलब कि ये जो हमारा फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली रन नहीं होगा, हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। पर जब भी हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं तो हमें फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली हमारा फंक्शन रन करता है, ठीक। ये है डिफरेंस। अब चलते हैं कोड पे। देखो, अब कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन करते हैं पाइथन के अंदर वो समझो। हम init फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। init फंक्शन या init फंक्शन आप बोल सकते हो, हम उसको यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने के लिए, ठीक है। जहां पे भी अंडरस्कोर अंडरस्कोर init अंडरस्कोर अंडरस्कोर और फिर फंक्शन की वैल्यूज डिफाइन होंगी या आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन होंगे, तो वहां पे आप ये समझ जाना कि हमारा कंस्ट्रक्टर डिफाइन हो रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन ही है, इट इज नॉट डिफरेंट। बट कंस्ट्रक्टर जब यूज होगा तो ऑटोमेटिकली वो फंक्शन कॉल हो जाता है, हमें मैनुअली नहीं करना पड़ता। ऑलराइट, सो अभी देखते हैं हम इसका एग्जांपल। पहले यहाँ पे समझा देता हूँ, उसके बाद मैं वहां पे चल के आपको बताता हूँ कैसे काम होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्लास क्रिएट की गई है, ठीक है, आप लोग सीख गए हो। फिर हमने डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूज किया है ताकि हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकें, ठीक है। आप कहीं पे भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हो, आपको यही कीवर्ड यूज करना है init, ठीक है। आपको कोई भी दूसरा नाम नहीं रखना है, ठीक है। आप फंक्शंस के नाम बदल सकते हो, पर जहां पे आप नाम चेंज करोगे वहां पे आपको फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो जब भी आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो तो ये इनबिल्ट नेम है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप init का ही यूज करोगे, ठीक है। तो इसका मतलब पाइथन समझ जाएगा कि आपने कंस्ट्रक्टर यूज किया है, इसको ऑटोमेटिकली कॉल करना है। अब इसके अंदर जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, सेल्फ क्यों यूज हुआ है, ताकि जो भी वैल्यूज हैं इस फंक्शन के अंदर वो ऑटोमेटिकली पास हो जाए ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है। सेल्फ का इतना ही यूज है कि जो भी फंक्शन के अंदर वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट तक पास ऑन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें नेम और मार्क्स, जो हमें इनमें वैल्यूज देनी है। सेल्फ डॉट नेम हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सेल्फ डॉट नेम जो भी हमारा नेम होगा, सेल्फ डॉट मार्क्स जो भी हमारे मार्क्स होंगे, देन डेफ शो सेल्फ। अब यहाँ पे क्या होगा, ये अगला फंक्शन है हमारा। ये अगला फंक्शन क्या कर रहा है, जब भी ये नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा तो जो भी हमारे प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। सेव करने के लिए हमें फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो init फंक्शन की वजह से ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा डेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो S1 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट, हमें स्टूडेंट के अंदर डेटा डालना है। तो हम कैसे डाल रहे हैं, यहाँ पे हमें बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। अभी मैं आपको कोड करके ही बताता हूँ वरना आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे ना, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर हम कंस्ट्रक्टर यूज करें बिना कोड डिफाइन करें तो किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्लास क्रिएट की, ठीक है, स्टूडेंट नाम की, एंड यहाँ पे हमने क्लास बना ली, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, ये जो पैरेंथेसिस मैं यूज़ कर रहा हूँ अगर आप यूज़ नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। हम पाइथन में दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेरी हैबिट है इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपकी चॉइस है, ठीक है। ऑलराइट, सो हमें क्या करना है, क्लास हमने डिफाइन कर दी, अब हमें डिफाइन करना है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन फॉर एग्जांपल स्टड फंक्शन बनाते हैं हम। सबसे पहले तो सेल्फ देंगे हम, और हमें क्या लेना है, स्टूडेंट का नेम, ठीक है। हम एक स्टूडेंट के लिए बस नेम एंटिटी ही ले रहे हैं, अभी हम मार्क्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो वाला एग्जांपल अभी भूल जाओ जो स्क्रीन पे देखा था, अभी बस जो समझा रहा हूँ वो समझो। ये कोड जो मैं लिख रहा हूँ अभी, ये विदाउट यूजिंग कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तभी आपको समझ आएगा कि कंस्ट्रक्टर काम कैसे करता है, ठीक है। तो विदाउट यूजिंग कंस्ट्रक्टर हम क्या कर सकते हैं, हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है। फंक्शन के अंदर हमने नेम लेना है और सेल्फ हमने इसलिए यूज किया है ताकि जो भी फंक्शन की वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट तक पास करी जा सके, ठीक है। परफेक्ट, अब हमें क्या करना है, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी नेम की वैल्यू आएगी, ठीक है, अब इससे जो भी ऑब्जेक्ट कनेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट तक वो नेम की वैल्यू पास हो जाएगी, ठीक है। परफेक्ट, अगला हम क्या डिफाइन करेंगे, एक और फंक्शन डिफाइन करेंगे ताकि उस नेम को हम प्रिंट करा सकें, ठीक है। तो शो नाम का एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम सेल्फ यूज करेंगे, देन प्रिंट स्टूडेंट, इट्स स्टूडेंट नेम, ठीक है। हमने यहाँ पे स्टूडेंट नेम प्रिंट कर लेना है, सेल्फ
डॉट नेम, जो भी हमारा नेम आया है वो हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ द स्टूडेंट डेटा इज गोइंग टू कम। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला काम हमें S1 क्रिएट करना होगा स्टूडेंट के लिए, ठीक है। हमें क्लास डिफाइन करनी है, हमने क्लास डिफाइन कर दी, ठीक है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है S1 नाम का, जो कि किस क्लास से एसोसिएटेड है, स्टूडेंट क्लास से, ठीक है, बता दिया हमने। नेक्स्ट, अब इस ऑब्जेक्ट को हमें नेम देना होगा मैनुअली, ठीक है। S1 डॉट नेम, सॉरी S1 डॉट स्टड यूज करेंगे हम, क्योंकि स्टड के अंदर हम नेम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो S1 डॉट स्टड, अब स्टड के अंदर हम क्या पास करेंगे, जो भी नेम हमको देना है, फॉर एग्जांपल ध्रुव, ठीक है। मैंने नेम पास कर दिया। नेक्स्ट, हमें नेम को प्रिंट करना है, तो हम अगला जो हमारा शो फंक्शन है हम उसका यूज करेंगे। सो S1 डॉट शो हम जैसे ही रन करेंगे तो हम इजीली यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट का नाम प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे, देन यहाँ पे हमने क्या किया, सेकंड पे यहाँ पे हमने सेटिंग नेम मैनुअली, ठीक है। यहाँ पे हमने नेम को मैनुअली सेट किया, देन यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया जो भी डेटा था हमारा, ठीक है, प्रिंटेड द डेटा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, ठीक है। अब समझो, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा कौन सा कोड है, ये हमारा वाला कोड है जहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टर यूज करे बिना हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमने क्लास क्रिएट करी, ठीक है। फिर क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया स्टड नाम का, जिसके अंदर हमने नेम दिया है, ठीक है, और सेल्फ डॉट नेम के अंदर नेम को डिफाइन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने एक और फंक्शन बनाया, जो फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी नेम आएगा उसको प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। फिर हमने एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, ठीक है। फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने मैनुअली नेम को फीड किया है, ठीक है। फिर उस ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंट कराया है। दिस इज हाउ वी वर्क नॉर्मली, ठीक है, कंस्ट्रक्टर का यूज करे बिना। अब हम कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे और हम देखेंगे क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। परफेक्ट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन हम क्लास बनाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट नाम की हमने क्लास बनाई, हम फिर से यहाँ पे डिफाइन करेंगे, पर यहाँ पे हम अंडरस्कोर यूज करते हैं, डबल अंडरस्कोर init डबल अंडरस्कोर, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सेल्फ और नेम दोनों चीजें ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है यहाँ पे, तो कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली रन होता है, ठीक है। नेम जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर लेगा ये, ठीक, परफेक्ट, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, हमने ये यूज कर लिया जैसे हमने पिछली बार किया था, सेम वही चीज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, एक और फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है, डेफ, ठीक है। एक और फंक्शन डिफाइन होगा शो नाम का, वो फंक्शन क्या करेगा आपको पता है, वो फंक्शन हमारा सिर्फ प्रिंट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। प्रिंट स्टूडेंट नेम कॉमा सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। सेम जैसे पिछली बार था वैसे ही इतना कोड चलेगा, ठीक है। चेंजेस कहाँ पे आते हैं, देखो चेंज कहाँ पे आएगा, चेंज यहाँ पे आएगा। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक। पर यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जब भी हम कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं, तो हमें मैनुअली डेटा फीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसे नहीं है, अब जब हमने यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, हम तभी डायरेक्टली नेम दे सकते हैं, ठीक है। पिछली बार हम वो चीजें नहीं कर सकते थे, इस बार हमें अलग से डेटा सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट यहाँ पे नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूंगा ध्रुव, तो फिर समझ में आ जाएगा कंस्ट्रक्टर को कि ऑटोमेटिकली किसको ये वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, S1 को इनिशियलाइज करनी है, ठीक है। और अब हम डायरेक्टली S1 को प्रिंट भी करवा सकते हैं। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख पाओगे यहाँ पे काम हमारा हो गया है, कोड
एक लाइन ही कम हुआ है, बट स्टिल यहाँ पे जो वर्क फ्लो है, जो बैकएंड में काम है, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट है एज कंपैरेटिवली जहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर यूज़ नहीं कर रहे थे। ठीक है, सो कंस्ट्रक्टर यूज़ नहीं करेंगे तो हमें ये वाला जो डेटा है ये मैनुअली देना होगा। अगर हम कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं तो हमें डेटा मैनुअली देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली जब क्लास डिफाइन करेंगे हम वहीं पर डेटा भी डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूजिंग कंस्ट्रक्टर एंड नॉट यूजिंग कंस्ट्रक्टर। आई नो इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं था जितना टाइम मैंने लिया है, पर टाइम मैंने इसलिए लिया है ताकि आप अच्छे से समझ जाओ कि दोबारा आप कभी मत भूलो। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। परफेक्ट। सो अगर मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें साथ साथ लिख दूँ ना, वैसे वाला कोड हमने कॉपी नहीं किया था आई गेस, कोई नहीं, देखते हैं अगर वो कोड वापस आ सकता है यहाँ पे तो ठीक है। ये रहा हमारा वाला कोड और ये हमारा नया वाला कोड। ठीक है, थोड़ी सी हम स्पेस दे देंगे ताकि आपको पूरा कोड दिख सके, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। ये वाला जो हमारा कोड है यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर यूज नहीं किया है, और जो नीचे वाला हमारा कोड है वहां पे हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्या किया था हमने, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, यहाँ पे सेटिंग की ऑटोमेटिकली नहीं हुआ था, हमने मैनुअली यहाँ पे डेटा डाला था। ठीक है, यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, हमें डेटा अलग से मैनुअली सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कंस्ट्रक्टर तक का। ठीक है, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, वी यूज आई नीड टू ऑटोमेटिकली गिव इनिशियल वैल्यूज टू एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज क्रिएटेड। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब ऑटोमेटिकली हमारा कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को वैल्यू दे देगा। ठीक है, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब ऑटोमेटिकली हमारा init फंक्शन की वजह से वैल्यूज क्या हो जाएंगी, पहुंच जाएंगी उस ऑब्जेक्ट तक। ठीक है, हमें अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि इस ऑब्जेक्ट को अब वैल्यू देनी है। Alright, so now we will talk about 4 pillars of object oriented programming। तो 4 पिलर कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन, देन एनकैप्सुलेशन, देन इनहेरिटेंस एंड फिर आता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। अब इन चारों के बारे में अगर आपको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है तो मैं एक शॉर्ट वीडियो का लिंक अटैच कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 2-3 मिनट का वीडियो है, पहले आप जाके वो देख लो। ठीक है, उसके बाद आप आके यहाँ से वापस से कंटिन्यू करना। ठीक है, उसको देख जरूर लेना ताकि आपको बेसिक आइडिया लग जाए कि ये चारों चीजें होती क्या है। ठीक है, ऑलराइट, आई होप आपने देख ली होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन मींस शोइंग ओनली व्हाट इज नीडेड एंड हाइडिंग हाउ इट्स डन। ठीक है, हमें सिर्फ वही दिखाना है जिसकी जरूरत है यूजर को, जो यूजर का देखना जरूरी नहीं है हमें वो चीजें यूजर को डिस्प्ले नहीं करवानी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक गाड़ी की बात करें, ठीक है, अगर आप शॉर्ट वीडियो देख के आए तो वहां भी मैंने सेम एग्जाम्पल का यूज किया है। अगर हम एक कार की बात करें तो इंजन के मैकेनिक्स कैसे काम करते हैं, कैसे हमारा फ्यूल जाता है, कैसे कंबशन होता है, कैसे हमारा इंजन टॉर्क प्रोड्यूस करता है, कैसे मोटर चलती है और कैसे पहिया घूमता है, हमें ये सारी चीज़ें पता होने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हमें चाबी लगानी है, हमें चाबी घुमानी है, हमें एक्सेलरेटर यूज़ करना है, ब्रेक यूज़ करना है, क्लच यूज़ करना है और हमारी कार चल देगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट शुड नो। इंजन की वर्किंग के बारे में हमें पता हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक उसी तरीके से एब्स्ट्रैक्शन का भी यही मतलब है कि यूज़र को सिर्फ वही चीज़ें दिखाना जिसकी यूज़र को ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत नहीं है उस कोड को दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक प्रोग्राम का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्लास वीडियो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो जो आप देख रहे हो इसकी हमने एक क्लास बनाई। ठीक है, हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। कंस्ट्रक्टर में हमने क्या डिफाइन किया कि सेल्फ रिकॉर्डिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स, जब तक रिकॉर्डिंग नहीं हुई है और जब तक अपलोड नहीं हुआ है। ठीक है, दोनों हमने वेरिएबल्स बना लिए यहाँ पे। ठीक है, और दोनों फॉल्स है, डेटा हमने क्या डाला, फॉल्स। ठीक है, जब तक रिकॉर्डिंग और अपलोड नहीं हो जाएगा ट्रू, ठीक है, तब तक आप वीडियो नहीं देख सकते। परफेक्ट। नेक्स्ट क्या है, डेफ व्यू ऑफ सेल्फ। अगर हम दोनों को ट्रू करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आप वीडियो देख सकते हो, यानी रिकॉर्डिंग हो गई है, अपलोड हो गई है वीडियो, तो आप बैठ के वीडियो देख रहे हो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एब्स्ट्रैक्शन डज। अभी मैं इसको रन कराऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, लेट्स गो एंड डू दिस। ठीक है, सबसे पहले हमें क्लास क्रिएट करनी है। ठीक है, क्लास का नाम हम रख देंगे वीडियो। ठीक है, उसके बाद हमें एक बनाना है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें डेटा देना है। क्या डेटा देना है हमें? एक हमें बताना है कि रिकॉर्डिंग फॉल्स है और एक हमें बताना है अपलोड फॉल्स है। ठीक है, इन दोनों चीज़ को हमें मेंशन करना है यहाँ पे। तो सेल्फ डॉट रिकॉर्ड इज इक्वल्स टू फॉल्स। नेक्स्ट सेल्फ
डॉट अपलोड इज इक्वल्स टू फॉल्स। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है, जब तक रिकॉर्डिंग और अपलोड नहीं होगा तब तक आप वीडियो नहीं देख सकते ऑफ कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम अगेन एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो होगा व्यू फंक्शन, और उस व्यू फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, उस व्यू फंक्शन के अंदर हमें ये बताना है कि जो हमारा सेल्फ डॉट रिकॉर्ड था वो अब ट्रू हो चुका है, ठीक है, और जो सेल्फ डॉट अपलोड था वो भी ट्रू हो चुका है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। अगर दोनों चीज़ें ट्रू हैं तो इसका मतलब आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर वीडियो अपलोड हो चुकी है, वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, तो मतलब आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। नाउ इफ़ वी विल रन, ठीक है, अगर हम देखना चाहें, हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया v1, और v1 को हमने क्या बोला, v1 को हमने बोला कि जो भी हमारा वीडियो क्लास था, सबसे पहले तो हमें क्लास से इसको अटैच करना है, ठीक है, सो वीडियो, ठीक है। देन हमने क्या बोला, v1 डॉट व्यू, ठीक है, हमें देखना है कि आप वीडियो देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। अगर हम इसको रन करेंगे ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे कुछ एरर आ रही, ओह सॉरी, यहाँ पे एरर आ रही है जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमें कैपिटल टी यूज़ करना था एंड वी वर यूजिंग स्मॉल टी एंड स्मॉल एफ, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे इन वैल्यूज़ को कंसीडर कर लें, करेक्ट कर लें, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ रहा है, जो अभी हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है। इंटरनल वर्किंग हमें नहीं दिख रही क्योंकि हमें उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सो दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। देखो कुछ नया नहीं है, अभी जितना कुछ हम लोग शुरू से करते हुए आ रहे हैं ना, क्लासेस देखे, ऑब्जेक्ट्स देखे, हमने कंस्ट्रक्टर देखा, ठीक है, वो सारा कुछ में ही एब्स्ट्रैक्शन इन्वॉल्व है, ठीक है। वो कोड का वो पार्ट जो आपको आउटपुट पे नहीं दिखता, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। सो बेसिकली कुछ वैसा बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है, इजी चीज़ है, ठीक है, बस नाम है थोड़ा सा, और आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए ताकि इंटरव्यूज़ में या फिर आपके कॉलेज एग्जाम्स में अगर पूछा जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनकैप्सुलेशन की। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? एनकैप्सुलेशन मीन्स रैपिंग डेटा that is variables and methods that is functions together inside a class। मतलब वेरिएबल्स और फंक्शंस को आप कैसे एक साथ रैप कर सकते हो एक ही क्लास के अंदर, ठीक है, वो होता है एनकैप्सुलेशन। मतलब जैसे अभी हम लोग प्रीवियसली जो भी प्रोग्राम्स कर रहे थे, ठीक है, सेम जैसे एब्स्ट्रैक्शन वहाँ पे यूज़ हो रहा था, एनकैप्सुलेशन भी यूज़ हो रहा था। सिंपल सा मतलब ये है कि वो सारे प्रोग्राम्स जहाँ पे हम क्लासेस बनाते हैं, क्लासेस के अंदर फंक्शंस डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्लासेस से कनेक्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों को अगर हम एक प्रोग्राम के अंदर कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ अंडर एनकैप्सुलेशन, ठीक है। Why do we use encapsulation? क्यों यूज करते हैं हम? टू ऑर्गेनाइज कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ऑफ कोर्स क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज इसीलिए किया जाता है ताकि कोड्स को ऑर्गेनाइज किया जा सके, ठीक है। टू प्रोटेक्ट डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू अवॉइड डायरेक्ट मिसयूज ऑफ डेटा, डायरेक्ट मिसयूज डेटा का ना हो, इस वजह से एनकैप्सुलेशन का हम यूज करते हैं। ऑलराइट, कोड एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो जैसे आपको दिख रहा है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद मैं करके भी आपको दिखाऊंगा एक कोड, ठीक है। सबसे पहले एक क्लास बनाई गई यहाँ पे अकाउंट नाम की, ठीक है। देन डेफ init सेल्फ बैलेंस, ठीक है। हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, सबसे पहले हमने क्लास बनाई, उसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जो कि बैलेंस को फेच करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने एक और फंक्शन क्रिएट किया जिसका नाम है विड्रॉ, उसमें वो वाला अमाउंट कैलकुलेट होगा जो अमाउंट निकाला जाएगा अकाउंट से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अकाउंट में 10,000 रुपये डिपॉजिट है, अब उसमें से हमने 2,000 रुपये निकाल लिए तो कितना बचा? 8,000। बस ये सिंपल सी कैलकुलेशन के लिए हमने यहाँ पे एनकैप्सुलेशन को प्रेजेंट किया है, ठीक है। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, फिर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया जहाँ पे वो अमाउंट कैलकुलेट होगा कि आफ्टर विड्रॉल कितना अमाउंट बच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बैलेंस कैसे चेक करते हैं उसके लिए हमने फंक्शन क्रिएट किया है, फिर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और सारी वैल्यूज़ को फेच किया। सो दिस इज ऑल, एक साथ इसको हम क्या बोलेंगे? एनकैप्सुलेशन, ठीक है। दिस इज ऑल टुगेदर इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। चलो अब इसको कोड को रन करके देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। देखो बहुत सिंपल है, अगर आप डायरेक्टली भी इसको रन करोगे तो दिस विल वर्क। ऑलराइट, सो अभी अगर हम कोडिंग स्क्रीन पे चलें, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें एक क्लास क्रिएट करनी है, हमने एक अकाउंट नाम की क्लास क्रिएट कर ली, ठीक है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है? हमें डिफाइन करना है एक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सो हमने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया
कंस्ट्रक्टर के अंदर एक तो सेल्फ जाएगा हमारा, ठीक है, ताकि वैल्यू आ सके, वैल्यू पास हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके अंदर बैलेंस डालेंगे, ठीक है। बैलेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल्स टू जो भी हमारा बैलेंस है वो, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया हमारा। अब हमें क्रिएट करना है अगला फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन के लिए डिफाइन करेंगे हम फंक्शन, विदड्रॉ का फंक्शन हम बनाएंगे क्योंकि हमें अमाउंट निकालना है, ठीक है। सेल्फ कॉमा जो भी अमाउंट हमें निकालना है हम वो स्टोर कराएंगे इसमें, ठीक है। तो सेल्फ डॉट बैलेंस में से, ठीक है, सेल्फ डॉट बैलेंस को अपडेट करना है, तो इसमें से हम वो अमाउंट कर देंगे माइनस, ठीक है। सो दैट जो हमारा बैलेंस है वो अपडेट हो जाए, जो भी अमाउंट विदड्रॉ हुआ है वो विदड्रॉ अमाउंट माइनस हो जाए हमारे ओरिजिनल बैलेंस से, ठीक है। परफेक्ट। ये होने के बाद हम प्रिंट करा लेंगे जो भी हमारा अमाउंट विदड्रॉ किया गया है वो अमाउंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल विथड्रॉन अमाउंट क्या आ जाएगा हमारा, जो भी हमारा अमाउंट विदड्रॉ हुआ है, ठीक है। परफेक्ट। हमने क्या कर लिया, क्लास क्रिएट कर ली, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया, एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, एक और फंक्शन हम क्रिएट करेंगे ताकि हम बैलेंस लास्ट में भी चेक कर सकें कि अपडेट होने के बाद क्या बैलेंस आया है, ठीक है। और जो ऊपर वाला बैलेंस है ये वाला, इस बैलेंस को भी प्रिंट कराना है, तो उसके लिए भी हमें फंक्शन क्रिएट करना होगा। इस वजह से हम ये फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, शो बैलेंस। इसके अंदर सेल्फ एंड देन, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे जो भी हमारा बैलेंस है, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि कितना बैलेंस था। सो इट विल बी सेल्फ डॉट बैलेंस। तो जो हमारा प्रीवियस बैलेंस था वो प्रिंट होके आएगा, फिर जो हमारा अमाउंट विदड्रॉ हुआ है वो प्रिंट होके आएगा, एंड फिर लास्ट में जो अपडेटेड बैलेंस है वो प्रिंट होके आएगा, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। अब ये तो हमने कर लिया, पर अब हमें कस्टमर भी तो लाना है, मतलब अकाउंट होल्डर जो भी है, तो हम नाम रखते हैं A1, ठीक है। ये हमारा कस्टमर है जो पैसा डालने वाला है, तो अकाउंट में इससे पैसा डलवाते हैं हम 10,000, ठीक है। देन जो A1 ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, ठीक है। तो इसमें देखो क्या क्या हो गया, क्लास कवर हो गया, कंस्ट्रक्टर कवर हो गया, हमारा फंक्शन कवर हो गए, एंड हमारा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया हमने, ठीक है। सो दिस इज हाउ इनकैप्सुलेशन वर्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पहले ऑब्जेक्ट का बैलेंस चेक कर लेते हैं। सो बैलेंस चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हाँ, हमें शो बैलेंस यूज़ करना होगा जो अभी हमने क्रिएट किया है, शो बैलेंस, ठीक है। तो हमें ओरिजिनल बैलेंस पता चल जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, विदड्रॉ करना है। विदड्रॉ करने के बाद, विदड्रॉ करना है फॉर एग्जांपल मुझे 4,000 विदड्रॉ करना है, ठीक है। विदड्रॉ करने के बाद A1 का अब जो बैलेंस है मुझे वो बैलेंस भी चेक करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों चीज़ें चेक कर पाएंगे इजीली। लेट्स रन दिस एंड सी डज इट वर्क और नॉट, ठीक है। देखो इनिशियल बैलेंस हमारा कितना था, 10,000 जो हमने दिया था, देन अमाउंट विदड्रॉ कितना हुआ 4,000, देन फाइनल बैलेंस हमारे पास अब कितना अवेलेबल है वो है 6,000, ठीक है। 4,000 माइनस हो गया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे विदड्रॉ की जगह डिपॉजिट भी कर सकते हो, ठीक है, या आप चाहो तो दोनों चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं विदड्रॉ को चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ डिपॉजिट। आपने पैसा डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा डिपॉजिट अमाउंट, और ठीक यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा डिपॉजिट, ठीक है। अगर मैं इसको अभी रन कराऊं तो देखो 10,000 था, अमाउंट डिपॉजिट 4,000, तो अब टोटल अमाउंट कितना 14,000, ठीक है। सो आप चाहो तो यहाँ पे चेंज कर दो, चाहो तो आप एक और फंक्शन क्रिएट कर लो, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। आप यहाँ पे अगेन डिपॉजिट भी कर सकते हो, आप चाहो यहाँ पे अगेन वापस से विदड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो कोड तो आप अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, बट ये एक अच्छा एग्जांपल है। अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है या फिर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप इनकैप्सुलेशन का कोई एग्जांपल दे सकते हो, तो ये बहुत ही ईजी, छोटा सा और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जिसके थ्रू आप इनकैप्सुलेशन एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप इनकैप्सुलेशन भी आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और अच्छे टॉपिक्स के बारे में। सो नेक्स्ट है हमारा पिलर जो है इनहेरिटेंस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इनहेरिटेंस। ऑलराइट, सो अगर इनहेरिटेंस की बात करी जाए तो इनहेरिटेंस अलाउज वन क्लास टू यूज द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक क्लास जब दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने लगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो आपके पास आपके पेरेंट्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो आपने उनसे इनहेरिट की है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन इनहेरिटेंस। जो भी सब क्लासेस होती हैं वो सुपर क्लासेस या जो चाइल्ड क्लासेस होती हैं वो अपनी पेरेंट क्लास से कुछ प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो प्रॉपर्टीज इनहेरिट करने का मतलब क्या है? सिंपल सा, जो भी पेरेंट क्लास के मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, उनको जो सब क्लास है वो यूज कर सकती है, ठीक है। वाई डू वी यूज इनहेरिटेंस? टू रीयूज कोड। कोड की रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं, डुप्लीकेसी को कम करने के लिए यूज करते हैं और कोड को ज्यादा क्लीन रखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 5 अलग अलग टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं हमारे पास। सबसे पहले आता है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? जहां पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है, मतलब एक पेरेंट और उसका एक चाइल्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिंगल इनहेरिटेंस, एक क्लास बनाई हमने एनिमल क्लास, ठीक है। इस एनिमल क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया ईट, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर कुछ प्रिंट हो रहा है। अब हम बनाएंगे इसकी सब क्लास। सब क्लास बनाने के लिए करना क्या होता है? हमें क्लास डिफाइन करनी है, क्लास नेम डिफाइन करना है और फिर पैरेंथेसिस के अंदर हमें पेरेंट क्लास का नाम देना है, ठीक है। क्रिएट करके देखते हैं ये कोड सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्लास हो जाएगी हमारी एनिमल, ठीक है। उसके बाद हम इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज दे देते हैं, जैसे कि डिफाइन ईट ही बोल देते हैं, ठीक है, जो एग्जांपल में दे रखा है, ठीक है। और सेल्फ तो हमें लगाना ही है। प्रिंट करवाएंगे हम ईटिंग, ठीक है। ये हो गई पेरेंट क्लास। अब चाइल्ड क्लास कैसे बनाएंगे? क्लास डॉग, ठीक है। मैं सेम एग्जांपल ही ले रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जब आप स्क्रीन पे जब अभी कोड वाला एग्जांपल देखो और फिर ये कोड देखो तो आपको समझ में आए क्या काम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एनिमल हम क्यों लिखते हैं? ये एनिमल पैरेंथेसिस के अंदर इसलिए लिखा हुआ है ताकि सिस्टम को पता चल सके कि ये जो डॉग क्लास हमने क्रिएट की है ये एनिमल क्लास की सब क्लास है, ठीक है। ऑलराइट, अब इसकी भी अपनी कुछ पर्सनल फंक्शनैलिटीज होंगी, ठीक है। इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टीज, पर इसकी भी तो अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। तो हो सकता है एक प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं यहाँ पे बार्क, ठीक है, और प्रिंट कराएंगे हम बार्किंग, ठीक है। नाउ इतना चीज हो गया, ठीक है। अब हमें बनाना है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? जो हमारा चाइल्ड क्लास है हम उसका ऑब्जेक्ट बना के देखेंगे कि क्या वो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को फेच कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, d इज इक्वल्स टू डॉग क्लास जो है हमारी, उसका हमने बना लिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम चाहते हैं d डॉट बार्क। पहले देखें जो अपनी प्रॉपर्टीज को फेच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, ठीक है। लेट्स रन दिस और आप देख सकते हो ये बार्किंग प्रिंट हो गया है। इसका मतलब कि ये वाली क्लास तो हमारी बिल्कुल सही बनी है, ये काम कर रही है, ठीक है। यानी कि ये जो d नाम का ऑब्जेक्ट हमने बनाया है ये हमारी सब क्लास के लिए चल रहा है, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं थोड़ा चेंज कर दूं, ठीक है, ईट का जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है हमारा सुपर क्लास का, ठीक है, यानी इसकी पेरेंट क्लास का। अब अगर ये इस पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर पा रहा है तो कोड रन कर जाएगा, अगर इनहेरिट नहीं कर पा रहा है तो कोड रन नहीं करेगा, ठीक है। लेट्स रन दिस। रन कर गया। इसका क्या मतलब है? ये ईटिंग प्रिंट हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है डॉग वाली क्लास के लिए वो अपनी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट कर पा रहा है, वहां का फंक्शन भी ये यूज कर पा रहा है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। एक चीज और बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है, a इज इक्वल्स टू इसका एनिमल क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है। एनिमल क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अब अगर मैं चाहूं कि a डॉट ईट प्रिंट हो, ठीक, तो ये प्रिंट हो जाएगा, बिल्कुल प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि एनिमल क्लास के अंदर ही है ईट हमारा फंक्शन, ठीक है। ईट वाला फंक्शन एनिमल क्लास के अंदर ही है तो ये प्रिंट हो जाएगा। पर अगर मैंने यहाँ पे बार्क प्रिंट किया, ठीक है, यानी कि ये वाला फंक्शन,
तो ये प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एनिमल क्लास के अंदर के जो भी, यानी एनिमल क्लास के साथ के जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, इसके साथ जो भी ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड होंगे, वो डॉग क्लास के अंदर की प्रॉपर्टीज इनहेरिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रन करते हैं और आप देख सकते हो एरर आ गई। ये हमारा ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट बार्क, मतलब कि हमने यहाँ पे एनिमल के अंदर कोई भी बार्क नाम का एट्रीब्यूट या फिर फंक्शन डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, सो ये ईट तो एक्सेस कर लेगा, यानी कि जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट की प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकता है, पर पेरेंट चाइल्ड की प्रॉपर्टीज एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, परफेक्ट। दिस इज सिंगल इनहेरिटेंस, जहां पे चाइल्ड पेरेंट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है। आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? जहां पे मल्टीपल पेरेंट होते हैं और उनका सिंगल चाइल्ड होता है। ठीक है, पेरेंट मल्टीपल हो सकते हैं, चाइल्ड सिंगल होता है। ठीक है, कोड की अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल एक है क्लास लिविंग बीइंग, ठीक है, एक है क्लास एनिमल। ठीक है, लिविंग बीइंग से एनिमल इनहेरिट हो रहा है, ये तो मल्टी लेवल है। ठीक है, मल्टीपल यहाँ पे थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो कि यहाँ पे नंबर 2 पे है, वो यहाँ पे नंबर 3 पे है। तो हम अभी मल्टीपल इनहेरिटेंस देखेंगे। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या है? क्लास फादर, एक फादर है और एक मदर है, और उन दोनों का एक चाइल्ड है। तो फादर की जो स्किल्स होंगी और मदर्स की जो स्किल्स होंगी वो चाइल्ड के अंदर आएंगी, यानी कि जो चाइल्ड है वो एक्सेस कर पाएगा फादर की भी प्रॉपर्टी और मदर की भी प्रॉपर्टीज। ठीक है, फादर मदर की प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर सकता, मदर फादर की प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर सकती, फादर चाइल्ड की प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर सकता, और मदर भी चाइल्ड की प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर सकती। इट डजंट गो बोथ वेज। ठीक है, जो चाइल्ड है वो अपने दोनों पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। ठीक है, करके देखते हैं ये प्रोग्राम, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की, जहां पे 2 पेरेंट है और उनका एक चाइल्ड है। ठीक है, सो यहां पे मैं नाम चेंज कर देता हूं, ये फादर हो गया। ठीक है, और ये हो गई मदर। ठीक है, यहां पे फादर के अंदर स्किल 1, ठीक है, और फादर की स्किल क्या है? फॉर एग्जांपल फादर इज एक्सपर्ट इन स्विमिंग। ठीक है, मदर के अंदर हो गई हमारी स्किल 2, और मदर की स्किल क्या है? सिंगिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है हमारा डॉग, नहीं बच्चा है, कुत्ता तो नहीं है। ठीक है, क्लास चाइल्ड है, और ये किसकी प्रॉपर्टीज एक्सेस करता है? देखो, अगर मल्टीपल क्लास आपको डिफाइन करनी होती है तो आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के थ्रू डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आप फादर और मदर इन दोनों ही क्लासेस का ये चाइल्ड है, यानी कि अब इस चाइल्ड क्लास के पास, ये जो चाइल्ड क्लास है, इस चाइल्ड क्लास के पास इन दोनों की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने का पास मिल गया है। ठीक है, सो अब ये क्या करेगा? इट विल नॉट बार्क। हम इसकी स्किल देखेंगे। ठीक है, अगर हम इसकी स्किल्स देखेंगे तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? फॉर एग्जांपल इसके पास कोई नई अपनी स्किल है। ठीक है, चाइल्ड की क्या स्किल है? चाइल्ड की स्किल है कि चाइल्ड इज गुड एट रनिंग। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल c इज इक्वल्स टू चाइल्ड के नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, नाउ आई वांट कि जो चाइल्ड है उसकी अपनी स्किल जो है पहले मुझे वो बताए। ठीक है, तो चाइल्ड की अपनी स्किल क्या है? रनिंग। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ चाइल्ड जो है उसके फादर की जो इनहेरिटेड स्किल आई है उसके पास वो भी बताए, तो वो भी बता देगा स्विमिंग। ठीक है, क्योंकि वो अब फादर वाली स्किल भी एक्सेस कर सकता है, फादर वाली प्रॉपर्टी भी एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट, जो मदर के थ्रू उसको मिल रही है स्किल, ठीक है, वो भी वो इनहेरिट कर सकता है, सो वो भी यहाँ पे आ जाएगी। बट अगर मैं फॉर एग्जाम्पल m इज इक्वल्स टू मदर के लिए बनाता हूँ, ठीक है, मदर के लिए मैं बनाता हूँ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं अगर एक्सेस करना चाहूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल m डॉट स्किल एक्सेस करनी है मुझे। ठीक है, स्किल किसके पास है? स्किल है चाइल्ड के पास। ठीक है, ये वाली स्किल, तो क्या ये एक्सेस कर सकते हैं हम लोग? नहीं, हम लोग नहीं कर सकते। वी कांट गो रिवर्स। ठीक है, स्किल 2 हम एक्सेस कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि स्किल 2 मदर की ही स्किल है, मदर के अंदर की प्रॉपर्टी है, तो इसको हम एक्सेस कर सकते हैं।
इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर फादर के अंदर की प्रॉपर्टी हम एक्सेस करना चाहें तो क्या हम कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में जो पेरेंट्स हैं वो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज इनहेरिट नहीं करते, ठीक है, वो चाइल्ड की प्रॉपर्टी भी इनहेरिट नहीं करते। उन दोनों पेरेंट्स का जो चाइल्ड है या उन मल्टीपल पेरेंट का जो चाइल्ड है वो सारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है और उसकी अपनी भी खुद की प्रॉपर्टीज हो सकती है, ठीक है। दिस इज हाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस वर्क। नेक्स्ट, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल मतलब चाइल्ड, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, उनके ग्रैंड पेरेंट, उनके ग्रैंड पेरेंट, जितना भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। दिस इज मल्टी लेवल, ठीक है। मल्टी लेवल का एग्जांपल अगर आप देखो तो यहाँ सेकंड नंबर पे दिया हुआ है क्लास हमने एक बनाई लिविंग बीइंग, ठीक है। लिविंग बीइंग के अंदर हमने एक और क्लास यहाँ पे बनाई एनिमल, जो कि लिविंग बीइंग के अंदर ही आती है। एनिमल्स भी लिविंग बीइंग होते हैं, ठीक है, और ह्यूमंस भी लिविंग बीइंग होते हैं। तो यहाँ पे हम एनिमल्स की बात करेंगे। एनिमल जो कि लिविंग बीइंग क्लास से प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगी। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बनाया डॉग। डॉग इज वन ऑफ द एनिमल। डॉग किससे प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा? एनिमल से, ठीक है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, क्या अगर डॉग सिर्फ एनिमल की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है तो क्या अगर हम डॉग का कोई ऑब्जेक्ट बनाए और ये कोशिश करें कि वो लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सके तो क्या वो कर पाएगा? करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको ग्रैंडफादर कर देते हैं, इसको फादर कर देते हैं, ठीक है, एंड देन इसको चाइल्ड ही रहने देते हैं, ठीक है। तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो अब जो फादर है ये किसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा? ग्रैंडफादर की, ठीक है। ग्रैंडफादर के अंदर जो भी स्किल्स हैं वो इनहेरिट होंगी फादर के पास, और जो फादर के अंदर स्किल्स हैं वो इनहेरिट होंगी चाइल्ड के पास, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे चाइल्ड के लिए वापस से एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ठीक है, और मैं चाहूँ कि ये स्किल अपनी तो बता देगा, ठीक है, इसके पास जो स्किल है जो कि रनिंग है वो ये बता देगा, ठीक है। ये फादर मदर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसको रन कराते हैं तो ये बता देगा इसके पास जो स्किल है। अब अगर मैं चाहूँ कि ये फादर के अंदर की जो स्किल है वो प्रिंट करे तो हाँ वो भी कर देगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, फादर की जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्लास जो है वो फादर क्लास से लिंक्ड है, पर ये क्लास ग्रैंडफादर क्लास से तो लिंक्ड नहीं है, तो फिर ये उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? करके देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्किल वन कहाँ पे है? हमारी ग्रैंडफादर क्लास के अंदर है। रन करते हैं तो ये वो भी एक्सेस कर सकता है। मतलब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो सबसे नीचे लेवल पे होता है वो ऊपर वाले हर एक पेरेंट क्लास की, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट या उनके ऊपर वाले क्लासेस की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकता है, ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे वैसे वैसे आप ऊपर वालों की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। बट अगर हम कोशिश करें कि ग्रैंडफादर वाला जो हमारा ये क्लास है, क्या ये इसका अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड फादर, ठीक है, अगर हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया और हम ये सोचें कि ये स्किल 2 को एक्सेस कर ले, ठीक है, स्किल 2 किसके पास है? फादर के पास है। अगर ये उसको एक्सेस कर ले तो क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये इस अपने नीचे वालों की स्किल्स को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। सिर्फ ऊपर वालों की स्किल्स को एक्सेस किया जा सकता है, यानी ऊपर वाले की प्रॉपर्टी एक्सेस की जाती है, डाउन टू अप नहीं जाता, ठीक है। That's where the logic stands. I hope आपको सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ये तीनों समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक पेरेंट होता है और उनके मल्टीपल चाइल्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि मल्टीपल में क्या था, मल्टीपल पेरेंट्स थे और सिंगल चाइल्ड था। हायरार्किकल में सिंगल पेरेंट है और मल्टीपल चाइल्ड, यानी कि जितने भी चाइल्ड है वो सब पेरेंट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकते हैं, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज वो इनहेरिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्लास, फॉर एग्जांपल एक पेरेंट क्लास होगी हमारी, ठीक है, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। फिर उस पेरेंट क्लास की एक चाइल्ड, मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस हो सकती हैं ऑफ कोर्स। यहाँ पे जैसे पेरेंट नाम रखा है पेरेंट क्लास का, देन एक सन नाम की क्लास है, एक डॉटर नाम की क्लास है, जो कि दोनों ही पेरेंट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही हैं। यानी कि अगर मैं सन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा जो कि
पेरेंट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहे तो वो कर सकता है। डॉटर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा जो पेरेंट की प्रॉपर्टी एक्सेस करना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि वापस से इस कोड को लिखने की जरूरत है, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्टीज को एक्सेस किया जाता है, ठीक है। सो हायरार्किकल इनहेरिटेंस कोड एग्जांपल अगर आपको देखना हो तो स्क्रीन पे ऑलरेडी विजिबल है, ठीक है। ऑलराइट, आई होप आपको ये सारी इनहेरिटेंस समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो फिर से एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सिंगल में क्या था, एक पेरेंट था, चाइल्ड क्लास थी, चाइल्ड पेरेंट की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा था। मल्टीपल में क्या था, एक चाइल्ड था, मल्टीपल पेरेंट्स थे, चाइल्ड दोनों पेरेंट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा था। मल्टी लेवल में एक चाइल्ड था, एक पेरेंट था, एक ग्रैंड पेरेंट था, तो चाइल्ड ऊपर जितने भी हैं पेरेंट उन सब की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकता है। हायरार्किकल में क्या है, एक पेरेंट है, मल्टीपल चाइल्ड है, यानी कि मल्टीपल चाइल्ड्स पेरेंट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टाइप्स, यानी कि ये कंसेप्चुअल है, इसका यूज नहीं होता है बहुत ज्यादा, बट स्टिल यू कैन थिंक कि अगर इनमें से इन चार में से किन्हीं भी दो को या तीन को या चारों को आप मिक्स कर दो सो दैट विल बी हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। आई होप इनहेरिटेंस के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, सेम फंक्शन बट डिफरेंट बिहेवियर, यानी कि फंक्शन नेम सेम हो सकते हैं बट बिहेवियर अलग होता है। मतलब व्हाई डू वी यूज पॉलीमॉर्फिज्म, टू राइट फ्लेक्सिबल कोड, टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। देखो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है सेम नेम बट डिफरेंट वर्किंग, ठीक है। काम करने का तरीका अलग होगा, नाम सेम हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज के मल्टीपल यूजेज, ठीक है। कैसे काम करता है ये, यहाँ पे दो मेन तरीके हमारे पास, एक है मेथड ओवरलोडिंग, एक है मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। इन दोनों को भी समझेंगे बट उससे पहले थोड़ा पॉलीमॉर्फिज्म में आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से काम करता है, ठीक है। सो से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ना एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, प्रिंट 1+2, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 प्रिंट हुआ है, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, ठीक है, 1 2 3 प्लस एंड 4 5 6, ठीक है। दो लिस्ट है यहाँ पे जिनको हम ऐड कर रहे हैं। इफ आई विल रन, सी व्हाट आई गॉट, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ऐड, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ मर्ज, ठीक है। सो देख सकते हैं आप, ऊपर वाले में भी हमने प्लस यूज किया है, यहाँ नीचे वाले में भी हमने प्लस यूज किया है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मर्ज हो रहा है, ठीक है। सो आप कह सकते हो कि ये नंबर्स की प्रॉपर्टी है, ये लिस्ट की प्रॉपर्टी है, बट सेम ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर ही है, सेम ऑपरेटर भी दो अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज वेयर पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट्स, ठीक है। सो मतलब ऑपरेटर सेम है बट बिहेवियर डिफरेंट है, ठीक है। सो इससे आप समझ सकते हो कि पॉलीमॉर्फिज्म कैसे एक्चुअली में काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेथड ओवरलोडिंग की, ठीक है। सेम फंक्शन नेम बट इट वर्क्स डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी वैल्यूज यू गिव, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लास मैथ, हमने एक क्लास बनाई मैथ नाम से, इसके अंदर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया ऐड, जिसके अंदर हमने 3 वैल्यूज डाली है a b और c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब अगर हमें रिटर्न करना है a प्लस b प्लस c, ठीक है, हमें तीनों वैल्यूज रिटर्न करनी है। अगर हम इसमें सिर्फ a और b की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, सो 2 वैल्यू का सम रिटर्न होगा। अगर हम a b c तीनों की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो तीनों का जो सम है वो रिटर्न होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, देखो फंक्शन नेम सेम है, ठीक है, फंक्शन नेम सेम है, यहाँ पे ऐड फंक्शन ही दोनों के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। पर वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है कि आउटपुट क्या आएगा, ये फंक्शन किस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। सो लेट्स डू दिस प्रैक्टिकली सो दैट आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं मैथ नाम से, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे ऐड नाम का, जिसके अंदर हमको एक तो सेल्फ रहेगा a, b, c इज इक्वल्स टू 0। अब c इज इक्वल्स टू 0 इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि अगर c में कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी यूजर की तरफ से तो उस केस में c की जो डिफॉल्ट वैल्यू हो वो 0 होनी चाहिए, ठीक है। परफेक्ट। अब हमने तीनों वैल्यूज यहाँ पे दे दी है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें रिटर्न करना है a प्लस b प्लस c, ठीक है। ये हमने कर लिया।
अब हमको कुछ नहीं करना, हमको बस अब एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें नंबर्स को प्रोवाइड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल m इज इक्वल्स टू मैथ का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया एंड देन हम m डॉट ऐड फंक्शन हमें यूज़ करना है, तो हम इसके अंदर वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं 2,3, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, m डॉट ऐड के अंदर वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं 2, 3, 4, ठीक है। पहले वाले का रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, अच्छा यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा, है ना, प्रिंट फंक्शन क्योंकि ऊपर हमने नहीं यूज़ किया है, तो इसलिए हमें यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, प्रिंट दिस एंड दिस, ठीक है। अगर हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हो 2 और 3 भी ऐड होके आएगा वैल्यू 5, और 2, 3, 4 यानी 3 वैल्यूज अगर आप दोगे तो भी हमको एडिशन यहाँ पे होके मिल रहा है, ठीक है। सो दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे सिर्फ 2 इनपुट है, यहाँ पे 3 इनपुट है, पर सिर्फ एक ही हमारे फंक्शन के लिए ये दोनों इनपुट काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों इनपुट एक्सेप्ट हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग, जहाँ पे फंक्शन नेम सेम है पर ये डिफरेंटली काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज वी आर प्रोवाइडिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, चाइल्ड क्लास चेंजेस व्हाट द पेरेंट क्लास फंक्शन डज। चाइल्ड क्लास में वो चीजें चेंज हो जाती हैं जो पेरेंट क्लास में चेंज होती हैं, ठीक है, या पेरेंट क्लास चेंज करना चाहता है, ठीक है। कैसे काम करता है, देखो इसमें सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है। क्लास है एक एनिमल नाम की, साउंड है एनिमल का, साउंड है एनिमल साउंड, ठीक है। एक डॉग नाम की भी क्लास है हमारी जिसका अपना साउंड है डॉग बार्क्स, ठीक है। अभी अगर मैं इस कोड को रन कराऊं, क्लास एक है एनिमल नाम की, ठीक है, एनिमल क्लास में हमारा एनिमल साउंड है ना, तो साउंड डिफाइंड है यहाँ पे। साउंड क्या डिफाइंड है, प्रिंट एनिमल साउंड, ठीक है, ये यहाँ पे डिफाइंड है। नाउ अभी अगर हम एक और क्लास बनाते हैं, ठीक है, से फॉर एग्जांपल क्लास इज डॉग, और ये जो है एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टीज एनिमल क्लास से, ठीक है। नाउ इफ वी विल डिफाइन साउंड अगेन फॉर दिस, देन वी विल सी कि कुछ तो चेंज होगा, ठीक है। प्रिंट डॉग बार्क्स। अब यहाँ पे अगर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, d इज इक्वल्स टू डॉग पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और d डॉट साउंड मुझे सुनना है, ठीक है। अगर मैं डॉग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और मुझे डॉग का साउंड सुनना है, तो देखो साउंड यहाँ पे भी है, ठीक है, और साउंड यहाँ पे भी है। डॉग जो है वो प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है एनिमल से, इसका मतलब वो ये वाला साउंड भी एक्सेस कर पाएगा और ये वाला साउंड भी एक्सेस कर पाएगा हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको रन कराएं कोड को, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आया है आउटपुट में, हमारे जो हमारी चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी है उसका जो आउटपुट आना चाहिए वो आया है, ठीक है। यानी कि जब भी ऐसा केस होता है कि जो हमारी पेरेंट क्लास के अंदर की प्रॉपर्टी का जो फंक्शन है उसका नाम और जो हमारे सब क्लास, जिस क्लास का या हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उस क्लास में अगर सेम नाम का फंक्शन है तो ज़्यादा प्रायोरिटी जो सेम क्लास का फंक्शन होगा उसको मिलेगी, ठीक है। सेकेंडली अगर मैं यहाँ पे साउंड की जगह नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ वाला इसको मैं कर देता हूँ स्पीक्स, ठीक है, रन करूँ मैं, तो आप देख सकते हो इस बार एनिमल साउंड आया, क्योंकि इस बार साउंड नाम का फंक्शन किसके अंदर अवेलेबल है, सिर्फ एनिमल के अंदर अवेलेबल है, तो इसकी प्रॉपर्टीज जो भी हैं वो इनहेरिट हो जाएंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनहेरिटेंस भी काम कर रहा है और पॉलीमॉर्फिज्म भी काम करेगा अगर हम यहाँ पे साउंड का यूज करेंगे तो, ठीक है। सो आई होप आपको मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग में भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। चाइल्ड क्लास चेंजेस व्हाट पेरेंट क्लास फंक्शन डज, पेरेंट क्लास फंक्शन के अकॉर्डिंग चाइल्ड क्लास यहाँ पे चेंज हो जाती है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ऊप्स के सारे कॉन्सेप्ट्स आप समझ गए होंगे। बाकी जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं वो अभी मैंने कवर नहीं करे हैं, जितने भी बेसिक्स थे, फंडामेंटल्स थे, वो सब कुछ क्लियर कर दिए हैं। साथ ही साथ जितनी भी ये पूरी प्लेलिस्ट थी हमारी ये फंडामेंटल्स की ही थी, तो आई होप कि
पूरी प्लेलिस्ट ख़त्म हो गई है, कोई भी टॉपिक नहीं बचा है एंड आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा जिसको भी सर्टिफिकेशन चाहिए, जो भी लोग सारी वीडियोस देख चुके हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। सर्टिफिकेशन के लिए मैं एक लिंक अटैच कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन जस्ट गो टू दैट लिंक। एक छोटा सा एग्जाम है जिसमें इस वीडियो में या फिर इस पूरी प्लेलिस्ट में जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, MCQs ही हैं, आपको वो सॉल्व कर देना है एंड यू विल रिसीव योर certificate for this course on your email ID, then you can share it on LinkedIn or wherever you want. Okay, so I hope आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। ये मेरी पहली प्लेलिस्ट थी, so I tried my best। बाकी तो आप लोग का जो भी व्यूज़ होंगे, जो भी कमेंट्स होंगे, उसके थ्रू मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है। So I will definitely try my best to improve from the further videos. Till then, stay healthy, stay studying. Take care. Bye bye. Keep watching Bravi Learning.